श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मित्र आचार्य पंडित श्री राम शास्त्री, वास्तु गुरु आर एस्ट्रोलॉजर, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, पिछली वीडियो में मुझे आपका बहुत प्यार मिला है, बड़ा सम्मान मिला है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह भविष्य में भी प्यार बनाए रखना। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वास्तु दोष पर 15 तरह की नई जानकारी। ये जानकारी मैं आप सारे वास्तु प्रेमियों के लिए बड़े गहन अध्ययन करके इकट्ठा करता हूँ, ताकि आप भी अपने घर को बनाने में वास्तु दोष से बच सकें। मित्रों, आज के वास्तु ज्ञान में 15 प्रकार की नई जानकारी जो कि आपके घर बनाने में और बने हुए घर में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए आइए, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। मित्रों, हमारा प्रयत्न रहेगा कि गंभीर से गंभीर प्रभाव वाले वास्तु दोषों को भी न्यूनतम परिवर्तनों या यंत्र मंत्र के प्रयोग से दूर किया जा सके, ताकि साधकों पर ज़्यादा आर्थिक बोझ ना पड़ सके। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने पूर्व और उत्तरमुखी प्लाट पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि इस तरह के प्लाट खूब सुखदायक, फलदायक, समृद्धि देने वाले होते हैं। मित्रों, इसलिए कोशिश करें कि पूर्व तरह के और उत्तर तरह के जो प्लाट होते हैं, यानी कि ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड के जो प्लाट होते हैं, वो बड़े सुखदायक होते हैं। आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेकर के 15 प्रकार के जो वास्तु विचार है उन पर हम प्रकाश डालते हैं। वास्तोस्पतिम विदिक कार्यम भूसय्याभिरतम प्रभु आवाहयाम्यहम देवम सर्वकर्म फलप्रदम। आइए मित्रों, प्रथम विचार वास्तु दोष पर। जिस जगह में या जिस प्लॉट में आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, सर्वप्रथम उस जगह के बीच वाले भाग में अर्थात मध्य भाग में करीब 1 फुट गहरा खोद दें। अब उस गड्ढे में पानी भर दें और करीब करीब 24 घंटे के बाद देखें कि अगर पानी भरा हो या पानी आधा भर जाए तो शुभ समझें। अगर पानी सूख जाए, सारा का सारा पानी सूख जाए, तो उस जगह को अशुभ समझो। इस पर भूमि परीक्षण करना अति आवश्यकता होती है। अगर उस गड्ढे में पानी पूरा सूख जाता है तो इसका मतलब वो जगह शुभदायक नहीं है, और अगर उस गड्ढे में पानी भरा का भरा रहे या आधा भर जाए, आधा सूख जाए, तो उस जगह को शुभदायक समझो। दूसरा विचार मित्रों कि भूमि शयन का। जब भी हम अपने घर बनाने की सोचें या कोई भी तालाब, कुआं, नींव पत्थर इत्यादि की खुदाई प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम भूमि शयन या जागृत है, उसके लिए कोई भी महीना हो, महीना चाहे कोई भी हो, उस महीने की जो सूर्य संक्रांति होती है, जिस दिन से वो महीना शुभारंभ होता है, उस दिन से जन करके 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें और 24वें प्रविष्टे को, यानी कि उत्तराखंड की भाषा में गति और पंजाब की भाषा में देसी तारीख और संस्कृत में प्रविष्टा उसको कहते हैं, उन प्रविष्टों में भूमि सोई रहती है। इन दिनों में नींव पत्थर या खुदाई का कर्म बिल्कुल ना करें।
इनके अतिरिक्त दिनों में भूमि जागी रहती है, इसलिए भूमि जागी हुई दिनों में ही खुदाई करें। तीसरा विचार है मित्रों, मिट्टी का। भवन बनाने में मिट्टी का ज्ञान भी अति आवश्यक है। इनमें मिट्टी भी कई तरह की होती है, जैसे कि सफ़ेद मिट्टी व लाल मिट्टी भवन निर्माण वास्ते सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जबकि काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतली मिट्टी इत्यादि मिट्टी जितने भी होती है वो सब का सब भवन प्रयोग में निर्माण में ना करें। इसलिए मित्रों ये ध्यान दें कि भवन निर्माण में लाल मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी बहुत शुभदायक मानी गई है। इस प्रकार से मित्रों चौथा विचार, भवन बनाने का जो प्लॉट होता है, प्लाट, वो प्लाट गौमुख है या शेरमुख है, इन दोनों में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गौमुख प्लाट हमेशा शुभदायक वाली होती है, यानी कि सुख समृद्धि देने वाला होता है। इसलिए गौमुख प्लाट का मतलब होता है कि फ्रंट में कम चौड़ा और पीछे जो बैक साइड है उस बैक साइड में खूब खुला चौड़ा हो। उस प्लॉट को, उस जगह को गौमुख प्लॉट कहा जाता है और यही प्लॉट बहुत शुभदायक होता है। जबकि शेरमुख प्लॉट फ्रंट में बहुत चौड़ा और बैक की साइड में बहुत कम होता है, ऐसे प्लॉट को शेरमुख प्लॉट कहते हैं। इन प्लॉटों को कभी नहीं खरीदना चाहिए मित्रों। अब आगे पांचवी बात रखते हैं वास्तु दोष पर। भवन निर्माण वास्ते दिन व तिथियां भी देखना परम आवश्यक है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की समस्त तिथियों में भवन आरंभ ना करें व शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, पंचमी, छठ, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा को अत्यंत शुभदायक माना गया है। इसलिए इन तिथियों में भवन निर्माण शुभ माना गया है, लेकिन कृष्ण पक्ष की कोई भी तिथि शुभ नहीं मानी जाती है। साथ ही साथ दोनों पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो 3 प्रकार की तिथियां होती है, चौथ, नवमी और चौदस, इन तीनों तिथियों को किसी भी शुभ कर्म में मत लें। यानी कि चौथ, नवमी, चौदसी इन तीनों तिथियों का किसी भी कर्म में शुभारंभ नहीं करना चाहिए, वो चाहे घर निर्माण में हो चाहे किसी और कार्य में हो, क्योंकि जिन्होंने भी चौथ, नवमी और चौदस कृष्ण पक्ष की भी शुक्ल पक्ष की भी तिथियों में कोई भी कर्म अगर आरंभ किया है उस कर्म में हमेशा विघ्न बाधा ही आया है मित्रों। इसलिए इन 3 तिथियों से हमेशा बच के रहो, बचाव करो। अब जब हम भवन निर्माण करने की सोचते हैं उसमें हमें सर्वप्रथम ये ध्यान देना होता है कि पूरब और उत्तर में ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रातः काल की सूर्य की रोशनी है वो प्रत्येक कमरों में पड़नी चाहिए। इसलिए भवन का पूर्व और उत्तर का क्षेत्र खुला होना चाहिए, ताकि पूरी हवा, पूरी ऊर्जा, पूरी जो सूर्य की जो किरणें हैं उत्तर और पूर्व की तरफ से घर के अंदर प्रवेश कर सकें। मित्रों, 7वां विचार है कि रसोई घर आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। आग्नेय कोण कौन होता है? पूरब और दक्षिण के मध्य भाग में, पूरब और दक्षिण के बीच वाले कोण को आग्नेय कोण कहते हैं। इसलिए रसोई का कर्म, रसोई का काम हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। हमारे भवन निर्माण में हम पूजा का भी सिस्टम रखते हैं, पूजा रूम भी रखते हैं। इसलिए पूजा का जो रूम है, पूजा जो रूम है, उस रूम को भी ईशान वाले कोने में होना चाहिए। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण होता है, जो पूरब और उत्तर के बीच में जो स्थान होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, और वह ईशान कोण सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध और पवित्र कोण माना गया है। इसलिए पूजा रूम को ईशान कोण में ही स्थापित होना चाहिए।
मित्रों, 10वां विचार है कि जो पश्चिम दिशा होती है, उस पश्चिम दिशा में हमेशा बच्चों के लिए अध्ययन का कक्ष बनाना चाहिए और बच्चों का शयन भी उसी कमरे में हो, यानी कि पश्चिम वाले दिशा में हो। पश्चिम दिशा में अध्ययन का कक्ष भी हो बच्चों का, जहाँ पर उनका पठन पाठन हो, और साथ ही साथ बच्चों का सोने का कमरा भी, बच्चों का सोने का रूम भी पश्चिम वाले दिशा में हो। 11वां विचार है कि हमारे भवन के आगे पीछे किसी भी प्रकार से कोई भी फलदार वृक्ष, कांटेदार वृक्ष व दूध वाले वृक्ष अपने निवास स्थान पर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये हमेशा कष्ट, पीड़ा और दुख देने वाले ही होते हैं। इसलिए ये समझें कि फलदार, कांटेदार व दूध वाले वृक्ष अपने निवास स्थान पर बिल्कुल ना लगाएं। 12वां विचार मित्रों, कि किसी भी वृक्ष की छाया अपने भवन पर ना पड़ने दें, चाहे वो कोई भी श्रेष्ठ वृक्ष ही क्यों न हो। जो हम भवन बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, उस घर में किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा वास्तु दोष का फल मिलता है। 13वीं बात है मित्रों कि शयन कक्ष दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। जो वयस्क है, यानी कि जो बच्चे हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उनका जो शयन कक्ष है पश्चिम की तरफ होना चाहिए, और जो वृद्ध है, जो साधारण मनुष्य है, जो वयस्क है यानी कि पति पत्नी हैं, उनका जो शयन कक्ष होना चाहिए, सोने का कक्ष होना चाहिए, वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। मित्रों, इसी तरह से 14वां विचार सीढ़ियों का है। सीढ़ी यानी कि फोड़ियों का। सीढ़ियों का निर्माण पश्चिम से दक्षिण तरफ होना चाहिए। जब हम सीढ़ियाँ बनाते हैं घर में, तो वो जो सीढ़ियाँ होती है वो पश्चिम से शुरू हो और दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और 15वां विचार, घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष और छोटा सा एक बेलपत्र का वृक्ष बहुत ही शुभ माना गया है। वह घर साक्षात सुख देने वाला, धन धान्य देने वाला, वृद्धि करने वाला हर प्रकार की वो घर होता है जिस घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष व बेलपत्र का वृक्ष हो। इसलिए मित्रों, ध्यान रखें कि अपने घर में कहीं ना कहीं आंगन में तुलसी का वृक्ष और बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप भी अपने विचार व प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मित्रों, इसी तरह से हमें प्यार सम्मान देते रहें और आगे अगली हमारी वीडियो फिर दोबारा आएगी। उसमें हम वास्तु दोषों पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तु जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा विशाल ज्ञान है। इस ज्ञान में कई प्रकार के प्रश्न भी है, उन प्रश्नों के हल भी है, कई प्रकार के दोष भी है, उन दोषों के हल भी है। इसलिए मित्रों, हम आज ये हल भी बताते रहेंगे आप सबको। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री सीताराम, सत श्री अकाल, नमस्कार।